आवाज आ रही है? चलिए बताइए। मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर भारतीय इतिहास की परंपरा को शुरू किया था और इस भारतीय इतिहास की परंपरा में आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बाद, वो है मेरे प्यारे साथियों हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बड़ा गजब का इतिहास रहा है। इतिहास के 3 कालखंडों में सिंधु घाटी सभ्यता का अपना एक अलग और सुंदर सा इतिहास रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए शुरुआत करते हैं। जिया राम जी जुड़े हैं, भरत लाल जी, CS जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को समझिएगा। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आप इस समय जयपुर से लाइव हैं और क्लास है हमारी 3रे नंबर की। क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर हिंदी के ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं। डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, TGT, PGT आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए बैचेज अवेलेबल रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न देवेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग ली जाने वाली पहली धातु थी? लोहा, तांबा, सोना, चांदी और अनुत्तरित प्रश्न। मनुष्य के द्वारा इनमें से, राधे राधे सुनीता जी, देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। आप इतिहास विषय का कोई सा भी पेपर दें, TGT, PGT या किसी भी राज्य का फर्स्ट ग्रेड का पेपर दीजिए, वहां पर यह क्लास काफी उपयोगी रहने वाली है। बताइए, इसको फटाफट अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर किया करें। देखिए, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया गया था। पत्थर के बाद मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया। तांबे के बाद जो है मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? तो याद रखिएगा, कांसे का प्रयोग करता है। और कांसे के बाद मनुष्य जो है वह लोहे का प्रयोग करता है। तो मनुष्य के द्वारा जो पहली धातु थी उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, तांबा था। क्लियर हो गई? अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उद्वाचन का मतलब है कि इसकी जो लिपि है वह अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसके बारे में बताइए। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति है। कौन सा सही कारण है? केवल एक, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4 बताएं। राधे राधे GY डायमंड, सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया। हमारे एक प्यारे से साथी हैं GY डायमंड भाई, कर रहे हैं दोबारा बता, दोबारा समझा पागल। बहुत बढ़िया। ऐसे कितने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताइएगा। ऐसे विद्यार्थियों की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि अभी हमें इस समाज को बदलना है? हमें हमारे लोगों के और हमारे प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा जो भाषा प्रयोग में ली जाने वाली है उस भाषा को बदलना है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सर, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन जो है वह अभी तक नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा सर, इसे अभी तक भी बेसिकली तीनों कारणों की वजह से माना जा सकता है। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे आप लोग। आपका क्या विचार है? इनको परमानेंट हटा देंगे GR डायमंड को? बताओ। हाँ, आपका क्या विचार है? ये डायमंड जी जो आए हैं, जो अपना हीरा जैसा रंग दिखा रहे हैं, अगर आप कहो तो इनको परमानेंट ही हटा दें क्या? एक बार क्या अनुमति दे रहे हैं आप, मुझे बताओ। हाँ। एक बार आपके मन में क्या विचार आ रहा है, इनको परमानेंट हटा दें क्या? हाँ, ये कभी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाएंगे अगर आप कहो तो। बताओ, इस तरह के अपवाद जो हैं इनको परमानेंट ही हटा दिया जाए? अगर आप लोग राय दे रहे हैं तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा हटाने में। चलिए सर, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी भाषा के बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। अभिलेख काफी छोटे हैं, पूरे अक्षर नहीं है, इसीलिए उनको पढ़ा नहीं जा सका है। हटा दूं? चलो भाई हटा दें। GR डायमंड से जो है सारे विद्यार्थी एक बार बाय बाय कर लो, क्योंकि इसको परमानेंट हटाया जा रहा है और इसको हटा दिया गया है। चलो साहब, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ईमानदारी से बताइएगा। इसे परमानेंट हटा दिया गया है, अच्छा लग रहा होगा।
दूसरा सर यहाँ पर द्विभाषी लेख नहीं है, यानी कि बाइलिंगुअल कोई लेख नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। कहा जाता है, हाँ कर दिया सरोज जी, कर दिया, उसको परमानेंट हटा दिया है, वह काव्य क्लासेस कोटा पर अब दोबारा नहीं आ पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है तो कहा जाता है इस लिपि को अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है। कहते हैं मेरे दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसमें मूल रूप से 400 चिन्ह हैं, 400 से ज्यादा चिन्ह हैं, लेकिन मूल चिन्ह कितने माने गए हैं तो यह बात याद रखिएगा, मूल चिन्ह की संख्या मानी गई है 64। अलेक्जेंडर वेडेल ने इसे सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन यह भाई क्या रह गया, असफल हो गया। ठीक है, तो तीनों ही चीजें बिल्कुल सही है। इसके बाद कई सारे लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में सिंचाई के कार्य तक्षित प्रस्तर का प्रयोग करके कच्ची ईंटों के साथ में किया जाता था? चिनाई का कार्य, चिनाई का कार्य पत्थर के साथ किया जाता था, लेकिन उसमें साथ में कच्ची ईंटों का भी उपयोग होता था। बताएं यह ऐसा स्थल कौन सा है? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यह हड़प्पा है, यह मोहनजोदड़ो है, यह लोथल है, यह धोलावीरा है, यह अनुत्तरित प्रश्न है। देखो चिनाई की जाती थी, घर में चुनाई की जाती है ना, क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें अलंकृत पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो छेनी हथौड़ों के साथ उस पत्थर को संवारा जाता था, और साथ ही साथ ईंटें प्रयोग में ली गई है, लेकिन वह ईंट कौन सी है तो नाम याद रखिएगा, वह कच्ची ईंट है। बताएं यह कौन सा स्थल है? बहुत बढ़िया जगह है, बहुत शानदार जगह है, बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। सर याद रखिएगा यह जगह धोलावीरा है। कौन सा स्थान है? धोलावीरा। धोलावीरा की जो खोज का कार्य है यह 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। 1967-68 में किसने किया था? जगपति जोशी ने इसकी खोज का कार्य किया था। धोलावीरा के बारे में क्या कहा जाता है? धोलावीरा के बारे में कहा जाता है कि वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा काल के 2 विशाल नगरों में से धोलावीरा होता है। क्लियर हो गई? तो पहला बड़ा स्थान कौन सा है? हरियाणा का राखीगढ़ी है, ठीक है। और दूसरा स्थान कौन सा है तो याद रखिएगा यह धोलावीरा होता है। क्लियर बात? चलिए साहब, हेलो पूजा जी बहुत बहुत स्वागत, आईसीटी हेमराज सैनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, शिव कुमार जी स्वागत है आप सभी का। अगला प्रश्न देखो, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं थी? बैंकली की, कुएं की, नहर की, कुएं पर पुल्ली की, अनुत्तरित प्रश्न। बहुत गजब का प्रश्न है जी भाई साहब, मजो आ गयो ना? अच्छा आप कोचिंग में पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है हेमराज भाई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अक्सर जब भी पुराने विद्यार्थी मिलते हैं तो मुझे देख करके बड़ा आनंद आता है मेरे दोस्त, मजो आई जावे काई भी क्यों भया है मार लाला, मजा आवा ना जब पुराना विद्यार्थी से मला पढ़ या कि सर मुँह आ जगह पढ़ू, मजो आ जावा। सीनो जो है 56 इंच को चौड़ो हो जावा, हालांकि मोदी जी जितना चौड़ो नो पावे पर ठीक है मजो आवे है। चलो बताओ सर, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता से बैंकली मिली है, कुआं मिला है, नहर मिली है, कुएं पर पुल्ली का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य कहां पर मिला है तो याद रखिएगा जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो अफगानिस्तान में एक जगह आती है सुर्तगोई, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अफगानिस्तान में कौन सी जगह आती है? डेट इज सुर्तगोई। इस सुर्तगोई से हमें नहर के निर्माण का साक्ष्य मिलता है। सर कहाँ से पढ़ा रहे हो मेरे दोस्त? मैं इस समय जयपुर से हूँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? सर कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसलों यानी कि कृषि का कार्य, हमारे आईसीटी हेमराज जी करें सर आपका पढ़ाया हुआ आज भी याद है। बहुत बहुत आभार मेरे दोस्त, मजा आ गया। चलो देखिएगा क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि का कार्य करते थे, ठीक है। कृषि के लिए वह सामान्यतः सिंचाई करते थे और सिंचाई के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, और जब फसल पक जाया करती थी तो उसे काटने के लिए पत्थर के हशिया का प्रयोग किया जाता था।
क्लियर हो गई बात। चलिए सर, आप अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे, मेरे कोर्स पढ़ना चाहते हैं ताकि आप भी सरकारी नौकरी में आ सकें, तो आज ही काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। करिए अपने सपनों को साकार काव्य क्लासेस कोटा के साथ, जहां पर आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर अगर आप आरएस फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो बैच जबरदस्त है, केवल 499 रुपए में बैच चल रहा है। सर ऑनलाइन बैच है स्कूल लेक्चर का, अगर इस बैच को लेना चाहते हैं 3999 रुपए में है। यह स्कूल व्याख्याता, पीजीटी एग्जाम, केवीएस, एनयूएस, DSSB, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हिंदी ग्रामर की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, आप निश्चिंत रहें। अगला, किन हड़प्पियन स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं? अग्नि वेदिका जिसे हम कहते हैं हवन कुंड, जिसका ब्याह हो गया होगा उसको पता होगा हवन कुंड क्या होता है। अमरी, बनवाली, कालीबंगा, रंगपुर। ABCD अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? देखो साहब, यह प्रश्न डिलीट होने योग्य रहेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ते हैं तो यहां पर हमें राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, यहां से हमें क्या मिलती है? तो याद रखिएगा, यहां से हमें अग्नि वेदिका मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहां से हमें क्या मिलती है? अग्नि वेदिका। देखिए, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कालीबंगा है, यहां से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली है। हरियाणा जो है यहाँ से बनाउली है, यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली है। और गुजरात में रंगपुर एक जगह है, यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए, यहां से हमें अग्नि वेदिका का साक्ष्य देखने को मिलता है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए कि कोशिश करिए, सॉरी रंगपुर नहीं, माफी चाहूंगा, बनवाली, बनाउली, बनवाली होता है ये, इसको करेक्शन करिएगा, डेट इज बनवाली। ठीक है, और गुजरात से लोथल, माफी चाहूंगा रंगपुर से नहीं, लोथल यहां पर सही जवाब रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई होगी बातें? बताइए मुझे। चलिए, अब देखिए यहां पर कहीं पर भी इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न को बिल्कुल गलत कर दिया गया, क्योंकि कालीबंगा और बनवाली आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो है वह बी और सी में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। गुड इवनिंग अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलो, इसके बाद थोड़ा सा याद रखिएगा कहां से अग्नि वेदिका नहीं मिली है। तो सिंध बलूचिस्तान के किसी भी स्थान से हमें अग्नि वेदिका नहीं मिली है। क्लियर? गुरुजी मैं भी जयपुर आया हूं आज। ठीक है शिव भाई, आप मुलाकात कर सकते हैं, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा काल में नहीं थी? हड़प्पा काल में किसकी जानकारी नहीं थी? पक्की ईंटों की, दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, घोड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब और अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसी जानकारी जो हमें हड़प्पा की सभ्यता से नहीं मिलती है, बताएं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार यह सवाल आपके पूछा गया है। देखिए, एक सवाल आया है दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, ये क्या होती है? जब हम दीवारें देखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा इस तरह से दीवारें तैयार की जाती है, उनमें इस तरह से ईंटें लगा दी जाती है। तो जो अगली ईंट लगेगी वह किस तरह से लगेगी मेरे दोस्त? वह इस तरह से बनाई जाएगी। ठीक है, अगली ईंट कैसी बनाई जाएगी? अगली ईंट जो है वह इस तरह से तैयार की जाएगी, ताकि इनमें आपस में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। यह बॉन्ड आपको राजस्थान में जैसलमेर के किले में देखने को मिलेगा, जहां पर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर लगा करके उसको तैयार किया गया है। समझ में आ गई? तो दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड पद्धति है, पक्की हुई ईंटी है, छत मिली है, लेकिन मेहराब हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। आप याद करिए, भारत में सबसे पहले मेहराब सल्तनत काल में आए थे। ठीक है ना, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल की स्थापना करता है। उस काल में सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा मेहराब आए थे। शिव भाई कह रहे हैं गुरुजी क्वेश्चन हार्ड है, कुछ भी कहो। मेरे दोस्त तभी तो मजा आता है, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, स्कूल लेक्चरर बनने वाले हो
आप कल्पना करें। और स्कूल लेक्चरर बनने के बाद जो है आपके अकाउंट में हर महीने 70,000 रुपए की तनख्वाह है, ये 140 नोट 500 के। अब आप सोचो कहां पर होंगे। अपने आप मोटिवेशन हाई रहेगा नहीं रहेगा, और फिक्स 1 तारीख को अकाउंट में तनख्वाह आ जाएगी। बहुत मजेदार, हाँ हाँ, क्या जीवन रहेगा। अगला प्रश्न देखो फिलहाल, है ना। सरल प्रश्न भी करवा सकता हूं, लेकिन प्रश्न वैसे हों जो आपके लिए उपयोगी हों। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या, एक बार मुझे बताएं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो। चलिए, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं होते हैं। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांतवर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय प्रदेश, और उत्तरी महाराष्ट्र, और अनुत्तरित प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो एज इट इज छपेंगे परीक्षा में, ऐसे ही सवाल आएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप मनोज सर के स्टूडेंट हैं, आपका स्वागत है मेरे भाई, अभिनंदन आपका। अच्छा लग रहा है क्लास लेकर के, बताइए। देखिए साहब, यहां पर हम कह रहे हैं कि कौन सा स्थल है जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है, उत्तरी महाराष्ट्र। ठीक है, देखो क्या हुआ है, आपने एक जगह जरूर सुनी होगी, नाम आती है दायमाबाद। दायमाबाद के बारे में क्या कहते हैं कि यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर। अहमदनगर में जो है वह परवरा नदी जो है, उस परवरा नदी के किनारे पर यह स्थित है। क्या ये बात क्लियर हो गई? परवरा नदी के किनारे पर यह स्थित है। अब ये दायमाबाद जो है ना, यह आपको पता होगा हमारे जोरवे संस्कृति का भी हिस्सा है। और जोरवे संस्कृति जो है यह ताम्र पाषाणिक कल्चर मानी जाती है। कौन सी सभ्यता मानी जाती है? डेट इज ताम्र पाषाणिक सभ्यता मानी जाती है। मित्रों, पुरातत्ववेताओं ने बहुत काम किया है, पर्याप्त साक्ष्य इस बात के नहीं मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक था। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। केवीएस पीजीटी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। उस समय विद्यार्थियों ने जो है निम्न हिमालय क्षेत्र लगाया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये गलत हो जाता है, यहां पर सही जवाब होगा महाराष्ट्र। भारत में अगर हम सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार पाया जाता है। देखो, सिंधु सभ्यता के जब भी विस्तार की बात कही जाएगी, कहां पर मेरे दोस्त याद रखिएगा, भारतवर्ष में। यह भारत का नक्शा, मैं अक्सर अपनी जब भी ऐप पर भी क्लास लेता हूं ना, तो वहां पर भी कुछ इसी अंदाज में इतिहास पढ़ाया जाता है। मेरा मानना है कि या तो पढ़ाओ मत, और पढ़ाओ तो पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाइए। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो देखिए, यहां पर जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर आपके हरियाणा आ जाता है, क्या आपके पंजाब आ जाता है। क्लियर हो गई? क्या आ जाता है? आपके पंजाब आ जाता है। ठीक है, चलिए, पंजाब के बाद आपके राजस्थान आ जाता है, इधर आपके गुजरात आ जाता है। क्लियर हो गई? इधर आपके उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये वो स्थान है मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये वो स्थान है जहां पर मेरे प्यारे साथियों हमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? अगर हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में जो है वो वहां पर हमें स्थान देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? चलिए, हमारे भाई शिव कह रहे हैं सर 4 पॉइंट बता दीजिए, नॉर्थ साउथ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 पॉइंट जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा नक्शे में ही बता दूंगा तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नक्शे के माध्यम से चीजों को पढ़ाना और उनके बारे में चर्चाएं करना। माना कि मैं भूगोल विषय का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन हाँ, नक्शा मेरी आदत में है और इसके माध्यम से बहुत मजा आता है। आप विद्यार्थियों को जोड़िए। देखिए सर, ये नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ईस्ट और ये मान लेते हैं वेस्ट। नॉर्थ पॉइंट जो है इसे हम कहते हैं मांदा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक जिला आता है, नाम है अखनूर जिला, यहां पर यह स्थित है। और नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, डेट इज चेनाब नदी। चेनाब नदी। क्लियर हो गई? मांदा। अगर आप पूर्वी बिंदु जानना चाहते हैं तो पूर्वी बिंदु में एक जगह आती है और इसका नाम होता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर कहां पड़ता है? तो मेरे दोस्त, ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में।
मेरठ जिला है, यहां पर है, और नदी मेरठ जिला, और नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा हिंडन नदी के किनारे पर यह स्थित है। अगर मैं दक्षिणतम बिंदु की बात करता हूं तो यहां पर एक जगह आता है, नाम है दायमाबाद। ठीक है, कहां है? तो यह दायमाबाद है आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा जिला है? नाम याद रखिएगा, अहमदनगर जिला। और नदी कौन सी है? दैट इज परवरा नदी। परवरा नदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए पश्चिम जिले की बात करते हैं, पश्चिमी स्थल की बात करते हैं, तो यहां पर होता है सुतकांगेडोर। ये कहां पर है? यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक जगह है, नाम है बलूचिस्तान, यहां पर पड़ता है। और इसकी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा डेटिदास्क रिवर, इसके किनारे पर यह स्थित है। अब जब हम इस सभ्यता को पढ़ ही रहे हैं तो मेरे दोस्त इस बात को भी थोड़ा सा जानने की और समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम इस सभ्यता का इस तरह से मिलान करते हैं ना, तो यह सभ्यता इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। क्लियर हो गई? त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। क्लियर हो गई? अब देखिए यहां पर नॉर्थ और वेस्ट आ जाता है, तो यहां का जो स्थान आता है इसे हम सुरतगोई के नाम से जानते हैं, जो कहां पर है? जो आपके अफगानिस्तान में मिलता है, जहां से हमें नहरों का प्रमाण मिला है। क्लियर हो गई क्या बात? मांडा क्यों लोकप्रिय है? मांडा लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ पर चक्की मिली है, जो चक्की आती है ना, जिसे हम गट्टी बोलते हैं, आटा पीसने वाली। ठीक है, इसके अलावा सुई का प्रमाण भी यहीं से मिला है। ठीक है, दायमाबाद से एक रथ मिला है जिसे कुत्ते खींच रहे हैं और नग्न मनुष्य चला रहा है, कांसे का बना हुआ है। तो ये चीजें यहाँ की उपयोगी है। सर मैप से पुराना रिवीजन हो गया जी। सुनीता जी, क्या ये बात क्लियर हो गई? शिव भाई ईमानदारी से दिल पे भाटा मेल के बताओ, बताइए। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। महाराष्ट्र में सामान्य रूप से कहा गया है कि साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए अभी तक हमने ऐसा माना है कि महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल नहीं था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो जो है, इसमें किले और शहर में सबसे चौड़ी सड़कों का क्रम क्या है? किले और शहर में सबसे चौड़ी सड़कों का क्रम क्रमशः थे 6 और 10 लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 इंटू 10 मीटर, 7 और 11, 8, 12, 10, 14 और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी इस क्लास की जानकारी मिल सके। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर याद रखिएगा, सही जवाब होगा 6 और 10 मीटर। ठीक है, सबसे चौड़ी सड़कों क्रमशः 6 और 10 मीटर की मानी गई है। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित कर दिया? मेसोपोटामिया, आपको यह पता होगा भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी समकक्ष एक सभ्यता हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन थी। अब यहां पर समझिए, मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित कर दिया? असीरियन, अकाडियन, आर्माइक, ग्रीक और अनुत्तरित प्रश्न। जब आप पीजीटी का पेपर दोगे ना, तो यकीन मानिएगा यह प्रश्न एज इट इज आएगा। आरएस का दोगे तब एज इट इज आएगा, क्योंकि आजकल परीक्षा का लेवल कितना हो गया ये आपको पता होगा, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। देखिए साहब, मेसोपोटामियाई सभ्यता जो है लगभग 5000 ईसा वर्ष ईसा पुरानी मानी जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, लगभग 2400 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, मेसोपोटामिया में अक्काडी प्रवृत्ति के लोग आ गए। ठीक है, अक्काडी लोग आ गए, और इन अक्काडी भाषा के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वह कौन सी भाषा थी? तो याद रखिएगा, डेट इज अक्काडियन भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? अक्काडियन भाषा बोली जाती थी। तो इसी अक्काडियन भाषा ने मेसोपोटामियाई भाषा को प्रतिस्थापित कर दिया था। यह अक्काडी लोग थे। आप इस बिंदु को इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे।
क्या ये बात क्लियर हो गई? धीरे धीरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता चला है, वैदिक लोग आ गए और भारत में वैदिक सभ्यता का जन्म हो गया। ठीक उसी प्रकार मेसोपोटामिया में जो है पहले सुमेरियन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, धीरे धीरे इनका पतन होने लगा और इनके स्थान पर जो है वह अक्काडी लोग आ गए और यह अक्काडी लोग जो है वह अकाडियन भाषा बोला करते थे। तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा के स्थान पर अकाडियन भाषा की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए मुझे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा के सभ्यता से अभिप्रेत रहा होगा? मेसोपोटामिया का लिटरेचर हमें मिलता है, क्लियर बात। अब यहां पर प्रश्न यह पूछा गया कि ऐसा शब्द जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। महर्षि डिलमुन, मेलुआ, मकान और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत ही अच्छा सवाल है यह, बताइए। सर याद रखिएगा, इसमें जो मेहलुआ शब्द है यह सिंधु घाटी सभ्यता के लिए काम में लिया गया। मेसोपोटामिया में एक राजा हुआ और उस राजा का नाम क्या था? तो नाम याद रखिएगा, इट इज सारगोन। यह 2371 से 2316 ईसा पूर्व तक शासन करता है। उसके मिट्टी के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें मेसोपोटामिया के द्वारा मेलुआ, डिलमुन, मगन के साथ व्यापार करने का प्रमाण मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एक राजा का नाम याद रखिएगा, इट इज सारगोन। यह 2371 ईसा पूर्व से लेकर के, मेरे दोस्त, कब से? 2371 ईसा पूर्व से लेकर के 2316 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा। ठीक है, इस सारगोन के हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेखों में कुछ नाम मिलते हैं, जैसे मेलुआ एक शब्द आया है, पहला शब्द। दूसरा शब्द आया है डेटिढिलमुन। ठीक है, तो मेलुआ शब्द जो है यह सिंधु क्षेत्र के लिए काम में लिया गया है। फिर आप पूछेंगे सर ये जो डिलमुन शब्द है यह किसके लिए काम में लिया गया है? तो डिलमुन शब्द की पहचान पारस की खाड़ी में स्थित, याद रखिएगा, बहरीन के लिए काम में लिया गया है। जो बहरीन द्वीप समूह होता है इसके लिए काम में लिया गया। एक शब्द आया है मगन। सर मगन शब्द जो है यह थोड़ा सा संदिग्ध शब्द है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ओमान के लिए काम में लिया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कुछ कहते हैं कि साहब यह मस्कट जो है उसके लिए काम में लिया गया होगा, मस्कट इसके लिए काम में लिया गया होगा। तो कुछ कहते हैं कि साहब पाकिस्तान में एक जगह है मकरान, उसके लिए भी यह काम में लिया जा सकता है। पाकिस्तान में एक जगह है, नाम क्या है? मकरान, उसके लिए भी काम में लिया जा सकता है। तो मेसोपोटामिया में एक राजा हुआ, नाम था सारगोन। सारगोन के हमें एक अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख में हमें 3 शब्द मिलते हैं, मेलुआ, डिलमुन और मगन। मेलुआ शब्द सिंधु सभ्यता के लिए काम में लिया गया है, डिलमुन शब्द बहरीन के लिए और मगन, ओमान, मस्कट या मकरान के लिए काम में लिया गया है। बताइए, कमेंट करिए एक बार, कमेंट अपडेट नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, मेसोपोटामिया में एक राजा हुआ, नाम था सारगोन। सारगोन के बारे में कहा जाता है कि इसका कार्यकाल 2371 ईसा पूर्व से 2316 ईसा पूर्व तक था। इसके समय के हमें मिट्टी के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उन अभिलेखों पर मेसोपोटामिया के द्वारा मेलुआ, डिलमुन और मगन के साथ व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती। पुरातत्ववेताओं ने इन तीनों शब्दों का अर्थ निकाला। तो याद रखिएगा, मेलुआ जो शब्द है यह सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है, इसके बारे में कहा गया। डिलमुन शब्द जो है यह फारस की खाड़ी के बहरीन के लिए, जबकि मगन की पहचान जो है वह संदिग्ध मानी गई है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मगन जो है यह ओमान था, कुछ कहते हैं कि यह मस्कट था, तो कुछ इसके पाकिस्तान के मकरान होने का प्रमाण भी देते हैं। तो ये थी सारगोन के बारे में जानकारी जो आपके लिए उपयोगी है। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। नमस्कार। क्लियर हो गई? बहुत गजब की जानकारी है सर, और ये जानकारी आप लोगों की भर्ती परीक्षाओं के लिए तो बेहद ज्यादा उपयोगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा लग रहा है ना कुछ रोचक जानकारियां लेकर के? यह इतिहास वो इतिहास नहीं है जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? यह वो इतिहास है जो अपडेटेड इतिहास है, जो पूरी तरह से नया इतिहास है, क्योंकि ये नया भारत है। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड? अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य के गठन का युग माना
जाता है? अल उबैद काल, अलाफिया काल, स्मरण काल, उरूक काल और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। प्राथमिक राज्य के गठन का काल माना जाता है। एक नया भारत है, नया इतिहास है। सर याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सही जवाब होगा उरूक काल। ठीक है, देखो उरूक काल यहां पर सही जवाब रहेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, बेबीलोन जो है, एक महत्वपूर्ण घटना आप लोगों के साथ साझा करता हूं। आप लोगों ने अक्सर एक नाम सुना होगा, हम्मुराबी की विधि संहिता। क्या नाम सुना है? हम्मुराबी की विधि संहिता क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिएगा। बेबीलोन जो है वहां का राजा हम्मुराबी हुआ और उसने मेसोपोटामिया का एकीकरण किया, और मेसोपोटामिया का एकीकरण करके उसने कानूनों की एक नियमावली शुरू की। उसी को हम क्या कहते हैं? हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में। बेबीलोनिया का एक राजा हुआ था, नाम था हम्मुराबी। इस हम्मुराबी ने मेसोपोटामिया सभ्यता जो 4 भागों में बटी हुई थी, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कॉल्ड्रिया, इन चारों सभ्यताओं का एकीकरण किया। एकीकरण करके इसने कानूनों की एक संहिता को लागू किया, कानूनों की एक नियमावली को लागू किया। वही कानूनों की नियमावली क्या कहलाती है? हम्मुराबी की विधि संहिता कहलाती है। मुझे लगता है कि यह नई जानकारी है। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, आप आधुनिक भारत का बैच ले सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, केवल 499 में है। आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर मत बोलिएगा कितनी नई जानकारियां हैं यार, आप लोगों के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं। हैंड रिटन नोट से कहीं पीपीटी का उपयोग नहीं किया गया है। ऑनलाइन बेच लीजिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चर के लिए, पीजीटी एग्जाम, केवीएस, एनवीएसटी, टीएलबीसी, यूपी, एमपी, टीजीटी जितने भी हैं सबके लिए इतिहास विषय का बहुत शानदार जबरदस्त बैच है, ये आप इसको डाउनलोड करिएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि शब्दाक्षरित है, अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी न किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती है। लेखन के सबसे लंबी प्रतिरूप में 30 संकेतक है और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत गजब का प्रश्न है यार, क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए साहब, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक ऐसी लिपि है जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, और इसमें लेखन में सबसे लंबे प्रतिरूप में 10 शब्द हैं जो हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण कि यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें दाईं से बाईं ओर भी लिखी गई है। क्या ये बात क्लियर हुई? शब्दाक्षरित है, यानी कि प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश का प्रयोग करता है। क्लियर बात? चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में स्थित नहीं है? ठीक है, रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, मिथाथल और अनुत्तरित प्रश्न। अच्छा लगता है इसी तरह इतिहास विषय की चर्चा करना, बहुत अच्छा लगता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताएं। देखिए साहब याद रखिएगा, रोपड़, रोपड़ यहां पर नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। रोपड़ कहां पर है? तो रोपड़ है पंजाब में। क्या ये बात क्लियर हो? रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है, और पंजाब में सतलज नदी जो है उस सतलज नदी के बाईं किनारे पर यह स्थित है। सतलज नदी के किनारे पर स्थित है रोपड़। इसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम इसका हमें देखने को मिलता है रूपनगर। अगर आप रोपड़ देखेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यह स्थिति कहां पर है? यह पंजाब में है, यह बात थोड़ा सा याद रखिए। वर्तमान नाम रूपनगर है, और इसका उत्खनन का कार्य याद रखिएगा, इसकी खोज का कार्य 1953 से 56 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। 1953 से 56 के बीच में YD शर्मा, यह नाम काफी लोकप्रिय होता है। पूरा नाम याद रखिएगा, डेट इज यज्ञदत्त शर्मा। अब देखिए रोपड़ चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि यहां पर हमें एक कब्र मिली है, उस कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ता है। एक कब्र मिली है, कब्र में मानव तो है ही सही, मानव के साथ क्या है? तो मेरे दोस्त, मानव तो है,
मानव के साथ क्या मिला है, कुत्ता भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल, जियाराम विष्णु जी बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मजा आ रहा है रियल में पढ़ने की, जो है मजा आना चाहिए। एक शब्द आया है मिथाली। देखो मिथाथल जो है ना, ये भी हरियाणा में ही है। हरियाणा में एक जगह आती है, आपने नाम सुना होगा, डेट इज भिवानी जिला। हरियाणा में कौन सा जिला है, भिवानी, है ना, भिवानी जिले में है। इसकी खोज सूरजभान के द्वारा की गई थी। किसने खोजा था, तो याद रखिएगा, डेट इज सूरजभान ने इसके खोजा था। क्लियर बात। चलो अगला प्रश्न ये रहा, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र आज किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी सीरिया, तुर्की, ग्रीस। पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग, ईरान, इराक और लेबनान। और अनुत्तरित प्रश्न, हमने अभी इतनी देर से मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा कि मेसोपोटामिया ये वो फलाना ढीमका, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो मेरे दोस्त, यह वर्तमान का कौन सा स्थल होता है, बताइए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। प्रश्न यह होता है कि मेसोपोटामिया में वर्तमान में कौन सा भूभाग शामिल होता है। तो मेसोपोटामिया वर्तमान में पश्चिमी एशिया में स्थित है। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों में आज पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भूभाग शामिल किया जाता है। साथ ही मेसोपोटामिया के दक्षिण और पश्चिम में सीरिया, अरब के मरुस्थल और उत्तर में ज़ेग्रोस और कुर्द की पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। तो ये थी मेसोपोटामिया। अब एक महत्वपूर्ण बात, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच का भूभाग। और ये दो नदियां कौन सी है, दजला और फरात। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ये था मेसोपोटामिया। डाउनलोड करिए कावी क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसमें पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग होता है। तो सही जवाब क्या होगा, यह होगा। और मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, दो नदियों के मध्य का भाग, दो नदियों के मध्य का भाग, ठीक है। और ये दो नदियां कौन सी है, तो एक का नाम दजला, एक का नाम फरात। अच्छा हेमराज जी आप आ गए मेरे दोस्त, कहाँ चले गए थे मेरे दोस्त, ऐसे क्लास छोड़ के मत जाया करो। हेमू मेरे भाई आ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी, आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण, ग्रामीण अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। आहा क्या गजब का प्रश्न है यार। दजला फरात नदियों के बीच, बिल्कुल विष्णु भाई आप सही कह रहे हो। क्लास को एक तो शेयर नहीं करते हैं आप लोग, मुझे जानकारी मिली है, तो क्लास को फटाफट शेयर किया करो। एक तो क्या बात क्लियर हो गई, क्लास को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। क्लास को शेयर किया करो, क्लास को लाइक किया करो, अपने प्यारे साथियों को बताया करो। यह चंचल बेटियां हैं, ठीक है। चलिए सर याद रखिएगा, यह शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या कहा जाता है कि भैया यह एक नगरीय सभ्यता थी। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग जरूर लीजिएगा। चलिए रिशु मीणा जी स्वागत है, हेलो, अभिनंदन आपका। चलिए सर, आपने एक बात सुनी होगी, आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड। काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है गॉर्डन चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, हाँ गॉर्डन चाइल्ड। इस गॉर्डन चाइल्ड ने किताब लिखी है जी, और इस किताब का नाम क्या है, द अर्बन रिवोल्यूशन। क्लियर। गॉर्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार, इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी किताब द अर्बन रिवॉल्यूशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद होता है नगरीय क्रांति, इसमें कहा है या इसमें यह अवधारणा प्रकट की है कि भारत में अब तक दो नगरीकरण हुए हैं।
भारत का पहली नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण था, जो कि कांसे की धातु पर आधारित था, जबकि भारत का दूसरा नगरीकरण लोहे पर आधारित था और इस नगरीकरण का नाम था महाजनपद का। जी हाँ, तो गॉर्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय अर्थव्यवस्था कहकर या नगरीकरण कहकर के संबोधित किया है। क्लियर हो गई? चलिए, तो यह एक नगरीकरण। हाँ, तो मैं एक विद्यार्थी, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। तो एक विद्यार्थी अक्सर पूछता है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? तो भैया नगरीय क्रांति थी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूंगा गॉर्डन चाइल्ड की किताब द अर्बन रिवॉल्यूशन का, एक नगरीय क्रांति का। इसमें गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि भारतीय इतिहास में दो प्रमुख नगरीय क्रांति हुई। पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता की थी, जो कांसे पर आधारित थी। वहीं दूसरी नगरीय क्रांति महाजनपद काल की थी, जो गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में घटित हुई थी और यह लोहे पर आधारित थी। तो इसलिए नगरीय क्रांति का अपना एक महत्व रहा है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में दो नगरीय क्रांतियां देखने को मिली, सिंधु सभ्यता की और महाजनपद काल की। ठीक है, डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा लग रहा है ना बात? बताओ। चलिए, अगला प्रश्न मेरे दोस्त ये देखिए, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, बीबी लाल, बीके थापर। कि हड़प्पा सभ्यता का जो विध्वंस हुआ था उसके लिए आर्यों के आक्रमण जिम्मेदार थे। यह बात किसने कही? बताओ। कि भाई इंद्र ने आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया। इंद्र का नाम पुरंदर होता है, पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्गों का विजेता। यह बात कही थी मार्टिमर व्हीलर ने। यह मत का प्रतिपादन 1946 में किया गया था। किसने किया था? मार्टिमर व्हीलर ने किया था। क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, गनेरीवाला, कायथा, बसाड़ और अनुत्तरित प्रश्न। बताइए। मिट्टी की प्राचीनतम 274 मोहरें हमें कहां से मिली है? बहुत गजब का प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है ना, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें एंटीक जो शब्द होता है ना वो लगा देना चाहिए। अब यहां पर एंटीक क्या है? बसाड़ है। आप इसको लगा दो, सही जवाब आपका हो जाएगा। बसाड़ कहां पर है? तो बसाड़ होता है आपके वैशाली में। ठीक है, वैशाली में है, यह बिहार में है। और यहां से हमें 274 पुरातात्विक महत्व की मोहरें प्राप्त हुई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहा जाता है कि सिक्कों की भांति मोहरें भी भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। मोहरें व्यापारिक क्रियाकलाप में ठप्पा लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती थी। क्लियर होगी? तो भारतीय इतिहास में मोहरें काफी महत्वपूर्ण है, सिक्कों की भांति ही इनका प्रयोग किया जाता था। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अनुत्तरित प्रश्न है। मानव तो है ही सही, पर मानव के साथ क्या मिला है? बकरा मिला है। कहां से मिला है बताइए। सर याद रखना, यह स्थान लोथल है जो गुजरात में है आपके। लोथल से कुल मिलाकर के हमें 20 कब्र प्राप्त हुई है। हड़प्पा से हमें कुल मिलाकर के कब्रों की संख्या अगर मैं बात करता हूं तो हमें 57 कब्र मिली है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 57 कब्र मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें कब्र का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये बात याद रखना। मोहनजोदड़ो से हमें कलश समाधान मिला है। कलश समाधान क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद में उसकी जो अस्थियां होती है उन्हें कपड़े में एक क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, एक घड़ा जो होता है उस घड़े में दफन करके उसको लगा दिया जाता है। क्लियर हो गई? तो ये अलग सवाल होता है। यहाँ से हमें एक बालक मिला है जिसकी छिद्रित खोपड़ी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके लोथल हो जाएगा। तो कहां से मिला है? यह आपके लोथल से मिला है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा, आप ऑनलाइन बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। आधुनिक भारत का बैच चल रहा है आरएस फाउंडेशन के लिए, फीस केवल 499 है। इतिहास विषय का जबरदस्त बैच है, नए अपडेटेड के साथ है। कोई पीपीटी का उपयोग नहीं किया जाता, चित्रों के माध्यम से डायग्राम और मैप के साथ पढ़ाया जाता है। और इसकी फीस केवल 3999। जल्दी करें, फिर ऑफर खत्म हो रहा है। और इस चीज का तो इंतजार बिल्कुल मत करना कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प बताएं। चावल,
कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटला। 1 2 1 3 2 4 2 3 और 4 3 और 4 बताएं। जी आराम, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, कुछ भी कहो प्रश्न। देखो साहब, यह प्रश्न डिलीट होने योग्य रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो आईबीसी में अगर हम चावल का साक्ष्य पढ़ते हैं 2 स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला क्या है तो याद रखिएगा, गुजरात का रंगपुर है, और दूसरा गुजरात का ही लोथल है। लोथल, गुजरात का ही क्या है, याद रखिएगा, लोथल है। तो यहां पर एक भी जगह नहीं है, केवल लोथल दे रखा है, तो सही जवाब रंगपुर और लोथल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कालीबंगा से एक साथ 2 फसलों के उत्पादन का प्रमाण हमें मिला है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, जिनमें चना और सरसों हम यहां पर देखते हैं। अनुत्तरित प्रश्न, बिल्कुल ठीक कर रहे हो विष्णु भाई, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड एक साथ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। अनुत्तरित प्रश्न बताएं, 7 अग्निकुंड एक साथ मिले हैं। देखो साहब, आपको पता होगा, जब हम किसी भी नगर को, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को देखते हैं तो 2 भागों में बटा होता है, यह पश्चिमी होता है, यह पूर्वी होता है। इसे हम गढ़ी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं जी, गढ़ी कहते हैं। इसे हम दुर्ग कहते हैं, इसे हम नगर कहते हैं, जो अपेक्षाकृत नीचे होता है। यहाँ पर कौन रहता है? राजा रहते हैं। यहाँ पर कौन रहती है? जनता रहती है। तो कालीबंगा जो है वह एक ऐसी जगह है मेरे दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता की, जहां से गढ़ी क्षेत्र में 7 और नगर क्षेत्र में 5 अग्निवेदिकाएं मिली है। तो कालीबंगा से कुल मिलाकर के अग्निवेदिकाओं की संख्या पूछे तो याद रखिएगा, 7 तो दुर्ग से मिली है, 5 नगर से मिली है, टोटल मिली है 12। क्लियर हो गई बात? रणजीत जी नमस्कार। कुल मिलाकर के मिली है 12। 7 अग्निवेदिकाएं तो हमें गढ़ से मिली है, दुर्ग से मिली है, 5 अग्निवेदिकाएं नगर से प्राप्त हुई है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले? राखीगढ़ी, सॉरी कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, रंगपुर। और अनुत्तरित प्रश्न है, अग्नि पूजा का प्रमाण। यह फिर से एक गजब का प्रश्न है, बताएं। सर कालीबंगा, अग्नि पूजा का मतलब क्या है? याद रखिएगा, डेट इज अग्नि कुंड। तो कालीबंगा में हमें कुल मिलाकर के 12 अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं, आपको यह पता ही होगा। कहां कहां मिले हैं? सर याद रखिएगा, दुर्ग में 7 है, जबकि जो नगर है यहां पर संख्या 5 है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पन स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना कहां से मिला है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटला। अनुत्तरित प्रश्न है, पकी मिट्टी का पैमाना। अब यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, जिसने डीप में स्टडी नहीं की है वो विद्यार्थी यहां पर परेशान होंगे, ये पक्की मान के चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल ऐसे हैं जहां से पैमाना मिला है, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्लियर हो गई? मैं 4 स्थल लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं कालीबंगा, यहां से भी पैमाने का साक्ष्य मिला है। दूसरा लिख रहा हूं लोथल, ये भी आपके ऑप्शन में है, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूं लोथल, तीसरा लिख रहा हूं हड़प्पा, और चौथा लिख रहा हूं मोहनजोदड़ो। यह भी आपके महत्वपूर्ण है। अब यहां पर क्या पूछा है? पकी मिट्टी का पैमाना पूछा है। अब आप जवाब दीजिए, मैंने हिंट आपको देने की कोशिश की है, आप समझिएगा। देखिए साहब, अगर मैं बात करता हूं कालीबंगा की, तो यहां पर हमें पकी मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। लोथल से जो है हाथी दांत का पैमाना मिला है। क्लियर हो गई? हड़प्पा जो है यहां से हमें पैमाना मिला है, लेकिन ये तांबे का पैमाना है। कौन सा है? सर याद रखिएगा, तांबा है, यहां पर तांबा है। और मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। तो ईमानदारी से मुझे बताना, क्या आपको यह पैमाने पहले पता थे क्या? कमेंट करो एक बार फटाफट से। क्या आपको यह 4 प्रकार के पैमाने पता थे? कालीबंगा से पक्की मिट्टी का,
पकी हुई मिट्टी का, लोथल से हाथी दांत का, हड़प्पा से तांबे का और मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको यह तो पता होगा कि पैमाने मिले हैं, पर यह नहीं पता होगा कि कहां से क्या मिला। देखिए, मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें 4 प्रकार के पैमाने 4 स्थानों से प्राप्त हुए, और वो कौन कौन से, बड़ा महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा, परीक्षा के लिए उपयोगी है। कहा जाता है कालीबंगा से पकी हुई मिट्टी का पैमाना मिला है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, हड़प्पा से तांबे का और मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। कमेंट करिए, क्या आपको ये 4 प्रकार के पैमाने 4 विभिन्न स्थलों से मिले हैं, इनके बारे में जानकारी थी? नहीं थी तो कमेंट करिएगा, और अगर पहली बार मिली है तो भी कमेंट करिए, और डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर हमारे पीजीटी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक प्रश्न, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना, लोथल से कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटडा, अनुत्तरित प्रश्न। अभी थोड़ी देर पहले बताया, कालीबंगा काय का, पकी हुई ईंट का, हड़प्पा से तांबे का, अरे बताओ, ठीक है, मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है, और लोथल से काय का मिला है, हाथी दांत का मिला है, तो लोथल सही जवाब रहेगा। अभी बताया नहीं बताया मैंने? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कहां से मजदूरों के मकान मिले हैं? हड़प्पा, चहुंद्रो, रंगपुर, रोपड़, अनुत्तरित प्रश्न। मजदूरों के मकान मिले हैं, कहां से मिले हैं बताइए? मजदूरों के आवास हमें कहां से मिले हैं? एक इतिहासकार याद रखिएगा, सर पिग्गट महोदय, वह कहते हैं कि हड़प्पा से हमें जो है वह मजदूरों के आवास हमें देखने को मिले हैं। क्लियर हो गई बात? कुल मिलाकर के 15 हैं जिनकी संख्या यहां पर याद रखनी है, तो सही जवाब क्या रहेगा? हड़प्पा रहेगा। चलो अगला प्रश्न, अब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। जितेंद्र भाई, मेरी क्लास की ना सबसे बड़ी विशेषता क्या है जियारा, कि या तो मैं पढ़ाता नहीं और पढ़ाओ तो फिर मन से पढ़ाओ। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी शिक्षक की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि या तो पढ़ाए नहीं, और पढ़ा रहा है तो फिर पूरे मन के साथ पढ़ाए, पूरे जज्बात के साथ पढ़ाइए, बड़ा आनंद आता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न ये रहा, हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? लोथल, रातीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर, अनुत्तरित प्रश्न है। लकड़ी की नाली, तो ये तो आपको पता ही है, राजस्थान का कालीबंगा, ये तो आपको पता ही है, राजस्थान का कालीबंगा है। अगला प्रश्न, एक मुद्रा है जिस पर एक व्यक्ति बाघ के साथ लड़ रहा है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? एक मुद्रा पर एक व्यक्ति जो है वह बाघ के साथ जो है लड़ाई कर रहा है, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनाउली और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। क्लास अच्छी लग रही है ना? मजा आ रहा होगा पढ़ने में, मैं पक्की बात आप लोगों से विश्वास के साथ कह सकता हूं। मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर प्राप्त हुई है, इसमें एक अर्धमानव और एक अर्ध पशु आकृति में 2 बाघ जो हैं वह अलग अलग हाथों में अपने गले में लड़ते हुए दिखाया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सही जवाब क्या रहेगा? मोहनजोदड़ो। पिछली बार कोली लेक्चर में इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान कोली लेक्चर का जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है कि एक मुद्रा जिसमें एक व्यक्ति बाघ के साथ लड़ रहा है, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से हमें मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? मिट्टी के रथ का, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, मिट्टी का रथ। आहा, कितना गजब का प्रश्न है, बताइए। जी आराम जी कह रहे हैं सुपर क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। 8:30 बजे होती, कल संडे की छुट्टी रहेगी बस, कल वैसे तो संडे को भी लेता हूं, पर कल मैं अवेलेबल नहीं हूं, बाहर जा रहा हूं, इसलिए आपकी क्लास नहीं होगी। सर ये हमें कहां से मिला है? मिट्टी के रथ की जो आकृति है यह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह 2 पहियों की गाड़ी है। अरे जब आप पूरा भारत का इतिहास पढ़ोगे ना, आपको एक अलग ही आनंद आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? जब आप कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, एक अलग ही आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात तो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं,
क्या ये बात क्लियर हो गई? टेलीग्राम चैनल चंदू सर की क्लास पर आप आइए, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। काव्य क्लासेस कोटा के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गई? सिंधु सभ्यता नाम की एक किताब लिखी है किरण कुमार थपलियाल और संकटा प्रसाद शुक्ल ने, वह एक बहुत गजब की किताब है। तो एक किताब नाम याद रखिएगा, एक बुक का नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। अब देखिए इस सिंधु सभ्यता के लेखक कौन है? तो लेखक नाम याद रखिएगा, पहला नाम आता है किरण कुमार थपलियाल और संकटा प्रसाद शुक्ल। तो पहले लेखक है किरण कुमार थपलियाल और दूसरे लेखक कौन है? तो नाम याद रखिएगा संकटा प्रसाद शुक्ल। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन दोनों किताबों में इस किताब में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। डाली जी स्वागत है मैम आपका। किताब का नाम क्या है? याद रखिएगा सिंधु सभ्यता, लेखक है किरण कुमार थपलियाल और संकट प्रसाद शुक्ल माफी चाहूंगा। बहुत गजब की किताब है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पर एक बहुत शानदार रिसर्च वर्क किया गया है, यह मैं आपको बता दूं। चलो, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, फिराक और अनुत्तरित प्रश्न। समाधि एच, इसका संबंध कहां से है बताइए? सर याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हड़प्पा से कुल मिलाकर के हमें 57 कब्र प्राप्त हुई है, ये आपको पता है ही सही। इनमें जब हम नगर की तरफ जाते हैं, नगर के दक्षिणी भाग में हम देखते हैं, तो उस नगर के दक्षिणी भाग में हमें एच प्रकार की संस्कृत समाधियां देखने को मिलती है। एच प्रकार की समाधियां हमें कहां देखने को मिलती है? हड़प्पा में देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। हाँ बिल्कुल। देखो सामान्यतः एक बात बताता हूं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है कि सामान्य रूप से जब भी किसी भी प्रकार की समाधि का जिक्र आता है तो वह सामान्य रूप से कहाँ मिली है? हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलती है, हड़प्पा में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के आवासीय क्षेत्र निम्नलिखित में से आरोहण क्रम बताइए। सर इसमें सही पूछा गया है कि जो स्थल है, उन स्थलों का जो क्षेत्रफल है, उन क्षेत्रफल का आप क्रम बता दीजिए, क्योंकि आरोहण पूछा है तो बढ़ता हुआ आएगा, है ना? सही है गलत है? तो हम तो यहां पर आपको क्रम बता देते हैं, वैसे यह प्रश्न बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्थल जो आता है उसका नाम आता है राखी गढ़ी। मैं खाली पेज पे ले लेता हूं, नहीं तो विद्यार्थी सोचेंगे सर यही है क्या। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल व उनका क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं राखी गढ़ी, 350 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। क्या बात क्लियर हो गई? 350 से ज्यादा हेक्टेयर है। हाँ, मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा ही की गई थी मेरे दोस्त। क्या बात क्लियर हो गई? इसके बाद मोहनजोदड़ो आता है 250 हेक्टेयर, हड़प्पा 150 हेक्टेयर, धोलावीरा 100 हेक्टेयर। तो नाम याद रखिएगा, सबसे पहले राखी गढ़ी, अभी भी खुदाई चल रही है, 350 प्लस हेक्टेयर। क्लियर? दूसरा मोहन जोदड़ो 250 प्लस हेक्टेयर। क्लियर हो गई? तीसरा हड़प्पा 150 प्लस हेक्टेयर और चौथा धोलावीरा 100 प्लस हेक्टेयर। क्लियर हो गई बात? 100 प्लस हेक्टेयर। ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी बन जाती है। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है, राखी गढ़ी अभी इस समय का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। कौन सा? राखी गढ़ी। अगला प्रश्न, एक कथन है ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, यह कथन किसका है? एक कथन है यहां पर कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है। इसका मतलब क्या है कि जो ताम्र निधियां हैं, सर आरोही क्रम है यह। हाँ, यह आरोही अवरोही, आरोही यानी कि बढ़ता हुआ और अवरोही यानी कि घटता हुआ। भाई देखो,
ये जो मैंने एक सामान्य क्रम लिखाया है ना, तो यहाँ पर सबसे बढ़ते से घटते, तो ये अवरोही क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम हो गया? ये अवरोही क्रम हो गया, है ना। और अगर हम इसको आरोही लेंगे तो आरोही हो जाता है बढ़ता हुआ क्रम, जहां पर आप सबसे पहले धोलावीरा को रखेंगे, फिर हड़प्पा को, फिर मोहनजोदड़ो को, फिर राखीगढ़ी को। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए सर, एक कथन है कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य, अर्थात तांबे के जो उपकरण हैं यह आर्यों की देन है। यह कथन किसने कहा था? केवल इतना सा बता दीजिए। एच गेल्डन, एस पिगट, एम व्हीलर, वी सी साइल्ड। अनुत्तरित प्रश्न है। इतिहास बड़ा गजब का विषय है, कुछ भी कहिए यार। सर यह कथन एच गेलर्ड ने 1936 में यह बात कही थी। क्लियर? तो ये थे कुछ शानदार सवाल। ईमानदारी से बताओ आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? सिंधु घाटी सभ्यता की आज की यह क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आधुनिक भारत का बैच भी चल रहा है आरएस के लिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? और मेरे प्यारे साथियों, पीजीटी के लिए इतिहास ऑप्शनल का बैच चल रहा है, जिसको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। एक दिन उस क्लास को आपकी क्लास के बीच में लाइव चला दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में हिंदी के ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं।